नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स प्रीमियम क्लास में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स प्रीमियम क्लासेस में। और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। शेड्यूल के अनुसार आईसीटी की आज अपनी क्लास होनी है और आईसीटी के अंदर जो आज का हमारा डिस्कशन है वो बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। हल्का फुल्का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में ही समझ लिया था, कंप्यूटर फंडामेंटल में। आज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्ज़ाम्स का जो आईसीटी का सेक्शन होता है उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य तरीके से समझने के लिए केवल 2-4 लाइनों में आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई कहे कि भाई प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो हर तरीके से आपको इस टॉपिक के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज हम एनसीईआरटी को बेस बना करके इसको डिटेल में करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का कोई पार्ट इसमें से छूटे नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर के लिए जब भी आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो मुख्य भाषा होती है वो इंग्लिश होती है। इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कंप्यूटर को समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हम फेल ही होंगे। फेल इन द सेंस कि बहुत कम समझ में आएगा या फिर कहें तो ना के बराबर समझ में आएगा। तो जो बेसिक टर्म्स होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अंग्रेज़ी में करने का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हिंदी के अंदर कोई यूनिफाइड टर्म्स नहीं है। सारी की सारी जो है स्टैंडर्ड और इंग्लिश टर्म्स हैं। तो अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमको ज़्यादा बेनिफिट है। तो खैर इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ बेसिक्स नहीं, सारी चीज़ें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स का यहाँ पे बेसिक्स का मतलब कोई आसान चीज़ नहीं है। बेसिक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा जो है इम्पॉर्टेंट तरीके से जो है बिल्कुल डिटेल में हम इसको समझेंगे कि बेस से ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिर चक्कर क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द तो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, और एक ज़माना था जब कंप्यूटर एक आम जनजीवन का हिस्सा नहीं था।
कंप्यूटर कुछ लोगों का जिनको बहुत ज़्यादा काम होता था वो कंप्यूटर रखा करते थे, या फिर जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था वो अपने घर में कंप्यूटर रखा करते थे, यही व्यवस्था थी। लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर लगभग हर घर में है। अब बात करेंगे कंप्यूटर हर घर में है, सर हमारे घर में तो नहीं है, कुछ साथी ऐसा ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर का रूप आज की डेट में वो एक पीसी का एक डब्बा रहता है उस तक सीमित नहीं रह गया है। आज की डेट में हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर का सिस्टम है। तो कंप्यूटर का मतलब कोई भी एक ऐसी मशीन जो आपके काम को आसान करे, जो आपके काम को आसान करे, वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर आपके इनपुट्स को, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट यही करता है। आज के डेट में हमारा मोबाइल भी इसी प्रकार के काम को करता है। एक ज़माना था जब डिब्बा वाला नोकिया का मोबाइल आया करता था, और उस मोबाइल के अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर केवल फ़ोन होता था, ज़्यादा कैलकुलेटर चल गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई छोटी छोटी, बस, और कुछ नहीं होता था। लेकिन आज आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर का एक सब्सिडरी हो गया है। बहुत सारा काम जो आप कंप्यूटर पे करते हैं उसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है आजकल मोबाइल पर भी होने लगा है। जैसे मैं खुद यहाँ पर सारी क्लासेस जैसे कि अभी कंप्यूटर से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा मैनेजमेंट मैं अपने फ़ोन से करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर अब सिर्फ और सिर्फ वो डब्बा वाली जो एक इमेज है कि एक बॉक्स होगा, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें वहाँ तक सीमित नहीं रह गई है। कंप्यूटर अब लगभग एक्सपैंड हो गया है। अब चलिए, कंप्यूटर के बारे में तो हम पिछली क्लास में भी जान चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को क्या करे, ऑपरेट करे। एक ऐसा सिस्टम जो क्या करे, सिस्टम को ऑपरेट करे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि आज पूरी क्लास के एंड तक बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, तो आसान, ईजी टू डिफ़िकल्ट हम पहुँचने की आज कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, हम कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, क्योंकि अब मैं कंप्यूटर की श्रेणी में इन सबको लेकर के आ रहा हूँ, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो टैबलेट हो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब फर्ज कीजिए कि जैसे आपका फ़ोन है, आप जो है फ़ोन चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, मी का फ़ोन चलाते हैं, ओप्पो का चलाते हैं, वीवो का चलाते हैं, सैमसंग का चलाते हैं, कोई मान लीजिए आप फ़ोन चलाते हैं, या फिर मान लीजिए एप्पल का फ़ोन चलाते हैं। तो ऐसे में आप अपने फ़ोन में इस समय, जैसे कि मान लीजिए आप इस क्लास को जो है मेंटर स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर अटेंड कर रहे हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है, मान लो ये एप्लीकेशन डिलीट हो गई, तो क्या इससे कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं। आप क्या करेंगे, दोबारा गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिर से उसके अंदर आप लॉगिन करेंगे और फिर से आप क्लास को देख सकते हैं। यानी कि अगर आपकी ये ऐप, इसके अलावा कोई दूसरी ऐप, जैसे कि मान लो आपने कोई गेम इंस्टॉल कर रखी हो, फेसबुक हो गया या गूगल क्रोम हो गया, कोई भी ऐसा जो आप यूटिलिटी ऐप्स जो आपके फ़ोन में है, आप वो डिलीट भी हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, और कई बार आपने सुना होगा लोकल लैंग्वेज में कि इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है, इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है, हवा पंख लग गए, उड़ के चला गया। तो इसका क्या मतलब है? और जब सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो ऐसे में क्या आपका जो फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो उड़ जाते हैं? नहीं, वो तो अभी भी स्टोरेज में है। लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में ऐसा क्या हुआ कि आजकल आप बटन दबा रहे हैं तो कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा क्या हुआ? और आप कंप्यूटर वाले के पास लेके गए, उसने कंप्यूटर से कुछ ऐसा किया और आपका फ़ोन वापस चलने लगा, ऐसा क्या हुआ? अगर आपका फ़ोन डैमेज है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह डाला और उसके बाद आपकी सारी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ वैसी की वैसी ही चलने लग गई, इसका मतलब उस फ़ोन में ऐसा कुछ था जो क्या कर रहा था, आपके फ़ोन की सारी एप्लीकेशंस को चला रहा था, इवन फ़ोन को चला रहा था। क्योंकि जब आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी तब भी आपका फ़ोन तो चल ही रहा है। फ़ोन के अंदर एक इंटरफेस आ रहा है, एक डिज़ाइन आ रहा है, उसके अंदर बटन आ रहे हैं, आइकन्स आ रहे हैं, आप स्लाइड कर रहे हैं, सारी फंक्शंस काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है? कंप्यूटर के अंदर एक प्री डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो इन दोनों चीज़ों के बीच में, यानी कि हार्डवेयर को कैसे चलाना है और सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, इसके ऊपर कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर को कैसे कंट्रोल करता है ये हम सेकेंड फेज में समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करता है।
जब हमारे पास जो मोबाइल होता है वो तो देखो उसके अंदर औजार लगे हुए, मशीन लगी हुई है, और मशीन के अंदर ऐसा बिजली चलाने से तो वो चलेगी नहीं, बिजली चलेगी तो करंट पास होगा। लेकिन वो आखिर कौन सा प्रोग्राम करेगा जिससे वो हार्डवेयर जो है वो रन करने लगे। यानी कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, किसी भी मोबाइल डिवाइस को चलाने के लिए, किसी भी स्मार्ट वॉच को चलाने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं, टैब है, इन सब को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो उसके हार्डवेयर को रन करता है, मतलब उसके हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। और ऐसे ही सॉफ्टवेयर को, ऐसे ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आप अपने फोन में क्या चला रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका फोन कैसे चल रहा है, फोन तो एक हार्डवेयर था, लेकिन फोन पे स्क्रीन कैसे आ रही है, कहां पर कितनी लाइट आनी चाहिए, कैसे, ये कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें काम होती है ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कारण होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चल गई बात। अब सेकंड चीज समझिए, फेज 2 समझिए। अब मान लीजिए मैं दो तरह के फोन की बात करता हूं, एक एप्पल के फोन की बात करता हूं और एक मान लीजिए मैं एंड्रॉयड फोन की बात करता हूं। ये दो अलग अलग तरह के फोन है। वैसे तो डिब्बा सबका सेम है, डिजाइन अलग है, सेम मटेरियल सब कुछ सेम रहता है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग कंपनी के फोन होने के साथ साथ इन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है। जैसे कि हम जो आपका ओप्पो वीवो का जो फोन या सैमसंग का जो फोन है उसके अंदर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एप्पल में तो उसके अंदर iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपने ये चीज तो कॉमनली सुना होगा कि जैसे एप्लीकेशन है आपके फोन के अंदर जो आप ऐप डालते हैं, जैसे कि कई बार मुझसे भी बहुत सारे साथी बात करते हैं, जैसे मेंटर्स 36 का जो हमारा एप्लीकेशन है ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर तो बहुत बढ़िया चलता है। इस समय यदि आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस पे तो 100% आपका डिवाइस एक एंड्रॉयड डिवाइस होगा। यदि आपका डिवाइस एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है तो ये ऐप नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये ऐप जो है वो स्पेशली एंड्रॉयड के लिए ही बनाया हुआ है। एप्पल के मोबाइल पर ये ऐप नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब उसके लिए कंपैटिबल ही नहीं है, और एप्पल मोबाइल के लिए हमारा ऐप है भी नहीं। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर तो यही है, तो सॉफ्टवेयर इसमें भी चलना चाहिए, सॉफ्टवेयर उसमें भी चलना चाहिए। तो हर एक सॉफ्टवेयर का हर जगह प्ले होना चाहिए, लेकिन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्ले होता है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्ले नहीं होता है। मतलब कि जैसे मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन एंड्रॉयड के किसी भी फोन में चल जाएगा लेकिन एप्पल के किसी भी फोन में नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक फीचर होता है, और वो फीचर जो है वो हार्डवेयर के साथ मिल करके काम करता है। उसके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके अपने कुछ तरीके होते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार हमको सारे सॉफ्टवेयर इसमें उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि हमारा काम उस पर हो पाए। जो चीज़ें उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल होंगी वो चलेंगी, और जो चीज़ें उस सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल यानी कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल नहीं होंगी वो नहीं चलेंगी। तो ये तो फर्स्ट लेवल की बात थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे आसपास हमारे आजू बाजू के माहौल में उपलब्ध है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप मेजरली देखेंगे तो किसी जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह के लिए एक्सटेंड हो गया है। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, हर जगह आप जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर रन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब कई सारी कंपनीज बनाती हैं। जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आइए उन मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो रहा है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फिलहाल मोबाइल डिवाइसेस के लिए रोल आउट किया गया है। यानी कि जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हम चलाते हैं उनमें से कुछ डिवाइसेस जो है वो एंड्रॉयड होते हैं और कुछ डिवाइस कोई दूसरे से चलते हैं। वो अलग बात है कि अब किसके अंदर कौन सा इंस्टॉल्ड है। एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किया है गूगल ने। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? गूगल ने। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो एंड्रॉयड यूजर सबसे ज्यादा है, मतलब ऐसे फोन जिसके अंदर एंड्रॉयड है। अब आप बोलेंगे सर एंड्रॉयड तो सभी फोन होते हैं और एप्पल का तो एक ही फोन है,
यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम लिखा हुआ है मैक ओएस हो गया या फिर iOS मोबाइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो iOS आप कहेंगे सर ये तो एक ही एप्पल की कंपनी ही बनाती है, और एंड्रॉयड को तो सभी कंपनी के फ़ोन है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे ओप्पो, वीवो, इन सब में होता है। तो ऐसा क्या है? तो देखिए, एंड्रॉयड को बनाया है गूगल ने, और गूगल अपना भी फ़ोन निकालती है, गूगल पिक्सल का फ़ोन है जिसके अंदर एंड्रॉयड होता है। लेकिन गूगल ने क्या किया, अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचना स्टार्ट कर दिया। वो कंपनी के साथ डील करती है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक XYZ कंपनी हूं, और मैंने सोचा कि आज XYZ नाम का एक फ़ोन मैं निकालूं, इस कंपनी का, इस ब्रांड का एक फ़ोन निकालूं। और XYZ का मैं फ़ोन तो चलो कहीं से करके बना लूंगा, लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मैं कहाँ से डालूंगा? अगर मुझे उस मोबाइल को चलाना है तो उसके लिए एक इंजन चाहिए, और वो इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब या तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाऊंगा, या तो मेरे को उसको कहीं से खरीदना पड़ेगा। अब खरीदने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? खरीदने के लिए मैं अलग अलग कंपनीज में जाऊंगा। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन आया करते थे, लेकिन वो इतना प्रचलित हुआ नहीं। एंड्रॉयड का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल का यानी कि iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एप्पल की खास बात यह है कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी कंपनी के अलावा कहीं और नहीं बेचता। यानी कि आप एप्पल के अलावा किसी दूसरे डिवाइसेस के अंदर iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखेंगे। वो अपने ही डिवाइसेस के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं, किसी दूसरी कंपनी के साथ उनका टाई अप नहीं है। लेकिन गूगल ने जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, वो चाहे तो उसको अपने तक रख सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि पूरी दुनिया में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चले, और काफ़ी बढ़िया इन्होंने काम किया। तो ऐसे में इसको इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मान लीजिए मैं एक XYZ कंपनी हूँ, मैंने एक फ़ोन बनाया, फ़ोन तो हार्डवेयर के थ्रू मैंने बना दिया, किसी दूसरे फ़ोन की 2 से 3-4 जगह से कॉपी करी, फ़ोन बना दिया। अब उसको भाई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई गूगल का यानी कि एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के मैं बेचना चालू कर दूंगा। बेचने को तो बेच दूंगा, लेकिन मेरे को क्या होगा, ये इलीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन के अंदर नहीं चला सकता। अगर मेरे को अपने फ़ोन में वाला सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसके लिए मेरे को राइट्स लेने पड़ेंगे, और राइट्स ऑब्वियस सी बात है हम खरीदेंगे। तो मैं गूगल कंपनी के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि मेरे को ऐसे ऐसे मैंने अपना एक नया फ़ोन बनाया है, और उसके अंदर मुझे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मेरे उसके साथ संधि होगी, और फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदूंगा और अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करूंगा। पर यूनिट जितने भी, यानी कि अगर मैंने एक महीने में 10,000 मोबाइल यूनिट्स बनाए, और 10,000 मोबाइल यूनिट में अगर मैंने एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, तो 10,000 इंस्टॉल्स हो गए। तो 10,000 यूनिट के मेरे को उसको पैसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से मेरी सेल्स चलेगी। तो इस पैटर्न पे गूगल काम करता है। तो इसलिए आप लगभग जितनी भी मेजर कंपनीज जो है एप्पल को छोड़ करके, वो एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गई है। एंड्रॉयड वो अपना थोड़ा बहुत फीचर बना देते हैं, और बाकी एंड्रॉयड सिस्टम्स के ऊपर ही सभी काम करते हैं। चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो मी हो, चाहे ओप्पो, वीवो, ये सब क्या करते हैं, फ़ोन का डिब्बा इन्होंने अपना बना रखा है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल से खरीद रखा है। करेक्ट? तो एंड्रॉयड जो है फिलहाल मोबाइल डिवाइसेस पर है। नमस्ते सभी को, ध्यान से देखते रहिए। फिर उसके बाद आता है iOS भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारा एप्पल का जो फ़ोन होता है, आईफोन 11, 12, 13, और जो पुराने भी हैं 13 प्रो मैक्स, और जो आईपैड है, इन सब के अंदर iOS का सिस्टम लगा रहता है। iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है, जो कि एप्पल का अपना प्रोडक्ट है। ये तो हो गए मोबाइल की बात। मोबाइल के अंदर एक और ऑपरेटिंग डिवाइस चलता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि चलता है, लेकिन ये इतना पॉपुलर रहा नहीं। नोकिया, आपको पता है नोकिया एक टाइम पे बहुत ही बड़ा ब्रांड था। नोकिया फ़ोन ने जब ये स्मार्टफोन चलने लगे, तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर माइक्रोसॉफ्ट से डील किया कि हम नोकिया का फ़ोन बनाएंगे, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का दे देना। तो विंडोज़ फ़ोन आने लगे, विंडो इनेबल्ड जो है नोकिया के फ़ोन आने लग गए। लेकिन विंडोज़ लोगों को उतना कुछ खास मोबाइल के अंदर पसंद नहीं आया। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर लगभग मतलब आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, वो विंडो का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये जो मोबाइल के अंदर किसी को भी विंडोज़ उतना खास पसंद नहीं आया। ठीक है, तो वही अपनी अपनी बात है, किस्मत की बात है। कुछ चीज़ें कहीं पर चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट नाम से भी एक मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि उस मोबाइल को चलाता है। आप समझ रहे हैं? ऐप सबके अलग अलग है। ऐप इज टोटली डिफरेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि उस हार्डवेयर को चलाता है,
ये तो हो गई मोबाइल की बात। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास विंडोज़ आता है। तो जैसे विंडोज़ की पुरानी जनसंख्या पुराना था विंडो 8, 8.1, उससे पहले 7 भी था, उससे पहले विंडो एक्सपी 2000, 2005, विंडो एनटी, ऐसे करके फिर विंडो 8 आया, फिर 8.1 आया, फिर विंडोज़ 10 आया, अभी विंडोज़ 11 लेटेस्ट चल रहा है। जैसे अभी हमारे पीसी के अंदर विंडोज़ 11 जो है वो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो लगा हुआ है। विंडोज़ के अलावा जो एप्पल का उसी का कंपटीटर, जो कि शुरू में विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं, और स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों दोस्त थे, इन दोनों ने मिलकर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम किया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने मिलकर के जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ बना दिया था। बाद में स्टीव जॉब्स को वहां से निकाल दिया था, फिर बाद में इन्होंने अपना खुद का बहुत स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था बाद में। तो ऐसे में ये दोनों ही एक ही कड़ी से निकले थे, एक ही दिमाग निकला था, और आज की डेट में दुनिया के दो सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ब्रांड है वो यही दोनों हैं। स्टीव जॉब्स तो फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिल गेट्स भी अब अपने अंतिम समय में ही है, मतलब आप बुढ़ापे की सबसे आखिरी स्टेज पर वो है। तो ये तो हो गए दो सबसे मेजर ब्रांड जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे रन करते हैं। उसके अलावा कुछ है जैसे कि उबुंटू है और लिनक्स, ये दो ऐसे ब्रांड हैं जो कि फ्री हैं, क्योंकि विंडोज 10 और मैक ये दोनों पेड है, इसको यूज़ करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। वो अलग बात है, आजकल आप जब कंप्यूटर कहीं पे नया लेते हैं तो आप पायरेटेड या फिर डुप्लीकेट विंडोज़ भी डलवा देते हैं, जिसको जेन्युइन विंडो नहीं कहते। तो वो अलग चीज़ है, वो उसके पीछे भी अपनी स्ट्रैटेजी है। विंडोज़ इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको फ्री में विंडो चलाने देगा। वो इसलिए करता है ताकि आप अपने घर के अंदर जब कंप्यूटर को चलाएं तो हर एक इंसान को एक उस चीज़ की आदत हो, और जब भी आपको परचेज करने का मन करे तो आप उसके अंदर इतने ज़्यादा कन्वीनियंट हो कि आप उसी का ही सिस्टम खरीदें। इसी मार्केटिंग के तहत फ्री में ये सारी चीज़ें या पायरेटेड रूप में आपको मिलती है। विंडोज़ की कंपनी चाहे तो एक बार में आप उस सभी सिस्टम्स को बंद कर सकती है, लेकिन मार्केटिंग के तहत वो सारी चीज़ें चलती है। उबुंटू और लिनक्स के साथ फिलहाल ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री है इसलिए इसके ऊपर इतना डेवलपमेंट नहीं होता। विंडोज़ और मैक पेड हैं और अपने आप को कॉम्पिटिटिव हैं, तो इसलिए लगातार इनके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। क्रोम ओएस अपने आप में एक लेटेस्ट ओएस है, एक नई कंपनी के रूप में एक नया ओएस आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। आप क्रोम नाम से गूगल क्रोम जिसके ऊपर आप इंटरनेट चलाते हैं वो भी एक चीज़ है, लेकिन गूगल क्रोम गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट निकाला जिसको कहते हैं क्रोम बुक। क्रोम बुक एक लैपटॉप की तरह एक डिवाइस है, जो कि एक लैपटॉप ही मान लीजिए। लैपटॉप आपके विंडोज से भी चलते हैं, लैपटॉप आपके मैक से भी चलते हैं, और लैपटॉप एक लेटेस्ट जो गूगल ने निकाला है वो क्रोम बुक उसको हम कहते हैं, क्रोम बुक से चलता है। कभी आपको किसी कंप्यूटर स्टोर पे जाने का मौका मिले तो वहां पर आप इस तरह का डिवाइस भी देख सकते हैं। उसके अंदर गूगल के प्रोडक्ट, यानी कि आजकल आपको पता है गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग पे सबसे ज़्यादा काम करता है। बाकी सबका फिजिकल कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, लेकिन उनका फिजिकल पे वो काम करते हैं। लेकिन क्रोम जो है, गूगल जो है कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, पूरा काम जो है ऑनलाइन होता है, चाहे वो गूगल डॉक्यूमेंट हो, गूगल स्प्रेडशीट हो। तो गूगल क्रोम उन्हीं सब प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखाता है और उसी हिसाब से काम करता है। एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम है इनका, लेकिन मेनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फिलहाल कंप्यूटर बेस्ड चीज़ों पर रोल आउट किया हुआ है। ओके, तो ये तो बेसिक बात हो गई जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखते हैं। अब धीरे धीरे टेक्निकलिटीज़ के अंदर चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अब धीरे धीरे डेफिनेशंस के ऊपर आएंगे। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन। कोई भी कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई टास्क तो कर नहीं सकता, या अपने आप तो चल नहीं सकता, क्योंकि वो एक हार्डवेयर है। इन एनी कंप्यूटेशनल प्रोसेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वीडियो प्ले किया, और वीडियो प्ले करने के बाद मेरे को उसके अंदर गाना सुनना है, वीडियो सॉन्ग सुनना है, तो वीडियो चल रही है लेकिन गाना आ ही नहीं रहा है, तो कैसे चलेगा भाई? तो अगर मैंने अपने मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर स्पीकर नहीं लगा हुआ है, तो क्या स्पीकर एक हार्डवेयर है? स्पीकर नहीं लगा हुआ है तो आवाज़ तो आएगी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो आवाज़ करता नहीं है, उसके अंदर स्पीकर लगाएंगे तभी आवाज़ करेगा। मान लीजिए मैंने स्पीकर लगा दिया, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आवाज़ ना आए,
इसके पीछे रीजन होगा कि क्या मेरे कंप्यूटर के अंदर साउंड का ड्राइवर डला हुआ है, ड्राइवर मतलब क्या उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डला हुआ है। यदि उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डला होगा तो ही साउंड आएगा, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं तब जाकर के हमको कोई आउटपुट दिखता है, यानी कि हमको कोई काम महसूस होता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम फाइल्स है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक सेट है प्रोग्राम फाइल्स के जो कंट्रोल करती है कंप्यूटर के रिसोर्सिस को, कंप्यूटर के जो रिसोर्सिस हैं उसको मैनेज करती है और अलाउ करती है कम्युनिकेशन किसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर। यानी कि जो उस कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है और जो पूरा कंप्यूटर का सिस्टम है उसके बीच में कम्युनिकेशन का प्रोसेस करती है और एक कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर चल रहा है ऐसा प्रतीत कराती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी कंप्यूटर के लिए एक बड़ा ही एसेंशियल पार्ट होता है और किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। यदि किसी कंप्यूटर या किसी भी कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक तरीके से वो सिस्टम डेड है, वो सिस्टम नहीं चल सकता, आप उसमें कुछ भी कर लो, नथिंग विल हैपन। ए कंप्यूटर इज यूजलेस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका कोई मतलब नहीं है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ रिसोर्स मैनेजर, यानी कि उसके रिसोर्स को मैनेज करने वाला एक व्यक्ति है। रिसोर्सेस उसके अंदर होते हैं, जैसे कि मेजर रिसोर्सेस की हम बात करें तो एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, हम इंटेल का i7 का हमने प्रोसेसर लगा रखा है, हमने मेन मेमोरी लगा रखी है या फिर रैम लगा हुआ है, मान लीजिए 16 GB का रैम लगा हुआ है, हमने सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क 1 TB की लगा रखी है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस लगा रखा है। कंप्यूटर नॉर्मली पीसी, उसने मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर वगैरह, फिर उसका रैम रोम लगी हुई है, कंप्यूटर के सामने स्क्रीन और ये कीबोर्ड और माउस है। कंप्यूटर तो ऑब्वियस सी बात है चलेगा, लेकिन अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो इसको सिर्फ एक डब्बा कहा जाएगा और एक बंद चीज मानी जाएगी, इन सब के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन को करता है और एक तरीके से एक इंजन का काम करता है और कंप्यूटर को चलाता है। आइए अब हम आते हैं डिटेल्स पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे और एनसीईआरटी बेसिस पे हम इसको करेंगे। आइए अब हम आते हैं बूटिंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। याद होगा बूटिंग के बारे में आपको बताया था, बूट का मतलब होता है किसी चीज का चालू होना, और बूटिंग प्रोसेस के अंदर हमने बायोस के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा करा था। बायोस की फुल फॉर्म हमने किया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि किसी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चालू होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर तो हम विंडोज डला हुआ है, लेकिन वो कैसे चालू होता है, जब आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करके जब स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक लिखा आता होगा कि जो भी आपके फोन का नाम है या वर्जन है, फिर उसके नीचे लिखा आता होगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड। पावर्ड बाय एंड्रॉयड का मतलब ये है कि ये फोन भले ही किसी भी कंपनी का हो, लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये जो चल रहा है, पावर जो इसके अंदर आ रही है वो एंड्रॉयड की है। अगर एंड्रॉयड उसी कंपनी का होता तो बात अलग है, लेकिन एंड्रॉयड तो गूगल ने बनाया हुआ है, इसलिए वो चीज़ उनको लगाना वहाँ पर जरूरी है। तो इसलिए जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो मोबाइल चालू करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है, नीचे लिखा आता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर जो है आपका मोबाइल प्रोसेस करता है और फिर थोड़ी देर बाद आपका मोबाइल जो है चालू हो जाता है, फिर आप उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच ऑफ होने से लेकर के आपका मोबाइल जो अब यूज़ करने के लिए जो रेडी हुआ है, इसके बीच का जो प्रोसेस है, रेडी होने का जो प्रोसेस है, इसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बूट होता है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। When you power on the computer, the CPU activates the BIOS। जैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर या आप अपने मोबाइल के अंदर पावर का बटन दबाते हैं, उसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चालू हो जाता है, पावर जाती है। The first program activated is POST, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो ये सारी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम जो है एक्टिवेट होता है CMOS इस फीचर का इस्तेमाल करके, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका इस्तेमाल करके मेमोरी चेक्स ऑल द हार्डवेयर एंड कंफर्म्स दैट दे आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। एक CMOS का प्रोसेस चलता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, एक सेमीकंडक्टर प्रोसेस है, वो क्या करता है पूरे कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसको एक चेक करता है और देखता है कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। कई बार आप अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें एक ऐसा डॉट डॉट करता है और फिर देखता है कि सब ठीक है या नहीं।
जब आप अपना मोबाइल चलाते हैं तो जब कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है ना, तो उस समय वो यही करता है कि कंप्यूटर के सारे मोबाइल के सारे सिस्टम को चेक करता है कि ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो वो चलेगा, नहीं है तो उतना करने के बाद फिर से वो स्विच ऑफ हो जाएगा। कई बार आपकी प्रॉब्लम आती होगी, कहते हैं सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, तो आप क्या करते हो, फोन को ऑन करते हो तो एक लाइट सी जलती है फिर बंद हो जाता है, यानी कि वो मोबाइल चालू तो हो रहा है लेकिन वो जब सारे चेक्स कर रहा है तो वहां पर उसको सब कुछ फीचर्स ठीक से नहीं मिल रहे, इसलिए वो स्विच ऑफ हो जा रहा है। आफ्टर इट रीड्स ऑल MBR, यानी कि सब कुछ पढ़ लेने के बाद, यानी कि सारी चीज चेकिंग करने के बाद MBR हो जाता है, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड इन द बूट ड्राइव अकॉर्डेंस विद द फार्मवेयर। उसके अंदर एक फार्मवेयर का मतलब होता है कोई सिस्टम किस तरीके से चलेगा। बूटस्ट्रैप लोडर होता है जिससे कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो जिस कंपनी का आप कंप्यूटर खरीदा है फिर वो उसको आगे लोड करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ाता है। फिर कंप्यूटर क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती है रैम के अंदर। रैम के बारे में मैंने आपको बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हमारे हार्ड डिस्क में सेव नहीं है। हमको जो दिख रहा है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ये ऐसा किया तो ये अभी मेरे स्टोरेज डिवाइस में सेव नहीं है। जब तक मैं Ctrl+S करके सेव नहीं करूंगा तब तक मेरे हार्ड डिस्क में सेव नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने ये किया तो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, तभी तो ये हमको दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ सेव हो रहा है, रैम में। तो रैम के थ्रू आगे वो चला जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अनुसार चालू हो जाता है। वंस दिस इज परफॉर्म्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। और एक बार जैसी ये चीज रैम उसको कंट्रोल करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर का जो मेमोरी चेकअप देखते हैं तो उसके अंदर दिखाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना काम कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। अभी देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी। अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही होगी। ये जो पिक्चर है अभी मैं अपने कंप्यूटर से मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर देखिए काफी सारा प्रोसेसिंग आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस प्रोसेसिंग में आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पर CPU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी देखो CPU 20% यूज हो रहा है। मेमोरी, ये रैम मेमोरी है फिलहाल। देखिए अभी इसके अंदर 8 GB की रैम लगी हुई है, जिसमें से 5.8 GB रैम यूज हो रही है, यानी कि 73% रैम यूज हो रही है। मतलब मेरा रैम लगभग पूरा यूज हो रहा है, तो मुझे इसकी चिंता होनी चाहिए और मेरे को रैम को यहाँ पर इनहेंस करना चाहिए। यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव अभी 0, आप ये देखो हार्ड डिस्क DEF ड्राइव जो है 4 ड्राइव है मेरे पास, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। आप देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव 0% यूज हो रहा है और C ड्राइव जो है वो 0% यूज हो रहा है। मतलब मेरी जो हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही है। ठीक है, और मेमोरी यानी कि मेरा रैम यूज हो रहा है। इस समय जो मैं अभी वीडियो को स्ट्रीम कर रहा हूँ, जो चला रहा हूँ, जो कुछ भी चला रहा हूँ, वो सारी चीजें रैम के थ्रू हो रही है। और यहाँ पर देखिए GPU, अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर 2 प्रोसेसर डले हुए हैं। एक तो CPU प्रोसेसर डला हुआ है और एक है GPU, यानी कि जिसको हम ग्राफिक कार्ड कहते हैं, वो डला हुआ है। तो इस समय क्योंकि विजुअल प्रोसेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए जैसे कि आप देख रहे हैं विजुअल प्रोसेसिंग मुझको ज़्यादा चाहिए, इसके लिए मैंने एक एडिशनल GPU लगा रखा है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो GPU है ये क्या कर रहा है, लगभग देखो 41%, लगभग 40% जो है अपनी मेमोरी को यूज कर रहा है और मेरा CPU 20% मेमोरी को यूज कर रहा है। और इसी तरीके से पूरा मेरा सिस्टम यहाँ पर रन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं रैम का यहाँ पे कौन सा सिस्टम कितना अभी ले रहा है, कितनी कितनी MBPS ले रहा है, वो सारी चीजें इसमें आ रही है। अब देखिए यहाँ पर यह है विंडो प्रोसेसेस। विंडो, ये जो मेरे कंप्यूटर की जो विंडो की प्रोसेस है ये उसके बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे कि कैमरा, क्लाइंट, सर्वर्स, ये सारे विंडो के सिस्टम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कितनी मेमोरी ले रही है, क्या हो रहा है, लॉगिन, सेशन, स्टार्टअप एप्लीकेशन, ये कितना क्या क्या ले रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। सीपीयू का कितना % चल रहा है, मेमोरी कौन कौन कितना, जैसे 19% है तो कौन कौन सी चीज़ क्या, जैसे 0.2% सिस्टम ले रहा है। सिस्टम इंटरप्ट जो है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सिस्टम इंटरप्ट जो है 0.2% ले रहा है। इसी तरीके से टोटल यहाँ पर मेरा 21% सीपीयू यूज़ हो रहा है, जैसे 1.3% यहाँ हो रहा है, 1% यहाँ हो रहा है। इस तरीके से मेरा टोटल सीपीयू यूज़ हो रहा है। जीपीयू मेरा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, क्लाइंट सर्वर में 6% जा रहा है, ठीक है। ये 3D वाला जो चल रहा है इसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। तो कुल मिलाकर के इससे हमको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा जो सिस्टम चलता है, जो चीज़ हमको बड़ी आसान दिखाई देती है, अरे कंप्यूटर पे हमने कर दिया ये चल रहा है, इसके बैकग्राउंड में न जाने कितनी प्रोसेसेस चल रही होती है, जिसके कारण हम बड़े ही आसान तरीके से इस काम को कर रहे होते हैं। मैं तो सिंपली बोल रहा हूँ और आप तक बात पहुँच रही है, लेकिन ये चीज़ इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम आते हैं फंक्शंस और द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह का टास्क या कौन कौन से काम को करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डवेयर, और ये जो हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स, यानी कि हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या नाम है, कुल मिलाकर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि जो मशीन है, और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और यूजर के साथ एक कम्बिनेशन ये जोड़ता है। कुल मिला के क्या करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। किसका, एप्लीकेशन का, इनपुट आउटपुट सिस्टम का, डिवाइस के ड्राइवर का, मेमोरी के मैनेजमेंट का, सीपीयू मैनेजमेंट और हार्डवेयर का। करेक्ट। आइए इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आ गए हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, आई और ओ का मतलब इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट किसी भी कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेस होता है। इनपुट और आउटपुट के बिना किसी का कोई मतलब ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेक्स द इनपुट आउटपुट प्रोग्रेस इफेक्टिव। ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही, क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करती है। जब मैं यहाँ पर ए प्रेस करता हूँ तो मेरे हार्डवेयर से उस इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर भले ही प्रोसेसर हो, लेकिन प्रोसेसर की जैसे इंसान होता है, इंसान की अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक और आसान तरीके से समझना हो तो जैसे इंसान है और इंसान के अंदर जो आत्मा है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर तो वही का वही है, लेकिन शरीर काम करना बंद कर देता है। ठीक वो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, कीबोर्ड होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सब कुछ होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर की आत्मा है। वही आत्मा जब तक रहेगी तब तक वो काम करेगा, उसी के बीच में पूरा कम्युनिकेशन कराता है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही ये सारी चीजें हो पाती हैं। दूसरा है डेटा का मैनेजमेंट। हमारे पास जितना भी डेटा होता है, कुछ काम हम अभी एट प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ काम को हम सेव करते हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं, जो रैम में हमको सामने दिखाई दे रही होती है, जिस डेटा को हम सेव कर रहे होते हैं, किसी को हमको मैनेज, प्रोसेस, ये सब जो करना होता है, ये सब के सब किसके कारण संभव हो पाता है, किसके कारण, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। जैसे कि किसी फाइल को क्रिएट करना, किसी फाइल को अपडेट करना, किसी फाइल को रीड करना, राइट करना, स्टोर करना या डिलीट करना। डेटा का जो मैनेजमेंट हम यही करते हैं। कोई फोल्डर क्रिएट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी फोल्डर को हम क्रिएट करते हैं, हम उसी फोल्डर को अपडेट भी कर सकते हैं और हम उस फोल्डर को सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने MS वर्ड पर एक फाइल बनाई, उसमें हमने डेटा लिख दिया, फिर हमको मन कर दिया कुछ चेंज करने का, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, फिर हम उसको सेव भी कर सकते हैं। MS वर्ड में भी कर सकते हैं, PDF में भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम किसकी सा है, भले ही अब आप बोलेंगे सर आप तो MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS वर्ड पे आप कुछ काम कर रहे हैं तो एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो MS वर्ड इज ए सेपरेट थिंग, लेकिन MS वर्ड जो काम कर रहा है उसके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट को आप अच्छे समझते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट अभी आपने देखा ना कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर अपने खुद के सिस्टम का दिखाया था कि कहाँ पर रैम जो है जैसे 73% यूज हो रही है, तो वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है, किस प्रोसेस में क्या यूज हो रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, कि कोई काम जो हो रहा है, कोई काम को हम कहते हैं जॉब।
एवरी जॉब, कंप्यूटर की भाषा में जॉब कहते हैं, अगर हमने कोई भी टास्क दिया तो मतलब एक जॉब हमने दे दी। एवरी जॉब इज टू बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज शेड्यूल्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस के रूप में हम उसको स्थापित करते हैं और प्रोसेस के रूप में ही वो कार्य करती है। अब जैसे कि देखा जाए कि प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी जो है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, तो क्या है, कंट्रोल एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज, जैसे कि मेमोरी से, यानी कि रैम से, इनपुट आउटपुट से और सीपीयू से। वो क्या करता है, रिसोर्सेज को पहले रिसीव करता है। कंट्रोल एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। वो फाइल को क्रिएट करता है, उसके ऊपर काम करता है, चाहे तो डिलीट भी कर सकता है, मतलब अगर हम इन कमांड दे तो वो उस प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकता है और उस प्रोसेस को रिज्यूम भी कर सकता है ऑन द बेसिस व्हाट कमांड वी आर गिविंग। किसी प्रोसेस को वो शेड्यूल भी कर सकता है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, जोड़ने का काम, डेट टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, उसको भेजने का काम, डेडलॉक करने का काम या हैंडलिंग करने का काम भी ये करता है। जैसे कि अगर हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो स्टार्ट, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट का मतलब खत्म करना, या फिर वेट कहीं पर रोकने का हो, जिसे पॉज कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये सारे काम भी हम कर सकते हैं। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिवाइस को भी मैनेज करता है। जैसे कि अब डिवाइस मैनेजमेंट को अगर आप थोड़ा आसान तरीके से समझना चाहो तो डिवाइस का मतलब होता है कोई भी सामान जो आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं वो एक डिवाइस है। अब जैसे कि मैं माइक का इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास ये डिवाइस है। इस डिवाइस का इस्तेमाल करके मैं ऐसा आजकल क्योंकि ये लगाने से कई बार यहाँ पे ऐसा दर्द सा हो जाता है, यहाँ पे दर्द सा, इसलिए मैं थोड़ा कम इसका इस्तेमाल करता हूँ। यही मेरे लिए, अब जैसे ये क्या है, एक हार्डवेयर, एक डिवाइस है, ठीक है। सॉरी, जुकाम हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब ये एक डिवाइस है, ये एक वायरलेस माइक का सिस्टम है। ऐसे तो काम करेगा नहीं, इसके लिए एक दूसरा सिस्टम जो है पीसी के साथ भी लगा हुआ है, तो यहां पर ये काम कर रहा है। अगर ये मैंने सिस्टम तो लगा दिया, लेकिन इससे संबंधित ड्राइवर या इससे संबंधित सॉफ्टवेयर अगर मेरे कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है तो ये डिवाइस काम नहीं करेगा। तो इस डिवाइस को काम करने के लिए भी जो सारी चीजें हैं वो कौन काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे कंप्यूटर में साउंड का ड्राइवर नहीं है तो ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम, ये साउंड का सिस्टम काम करेगा ही नहीं। तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये क्या करता है, किसी वो चीज़ को ओपन करना, क्लोज करना, राइट करना, डिवाइस ड्राइवर को कम्युनिकेट करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर डिवाइस करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अब जैसे कि अब देखिए, मैं फिर से भी आपको कुछ दिखाता हूँ। कोई वाली स्क्रीन तो नहीं आ रही है यहाँ पे। अब ये प्रोसेसिंग वाली स्क्रीन, ओके लीव, वो स्क्रीन आ नहीं रही यहाँ पे। हाँ तो कोई नहीं। अब जैसे कि अभी मेरे स्क्रीन पर, जैसे अभी सिस्टम के अंदर ये माइक का डिवाइस काम कर रहा है, मतलब मेरे सिस्टम के अंदर माइक्रोफोन का जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है, उससे संबंधित ड्राइवर है, माइक्रोफोन से रिलेटेड ड्राइवर है, तभी काम कर रहा है। अगर मेरे फ़ोन में, अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर साउंड का ड्राइवर नहीं होगा तो ये मेरा माइक काम नहीं करेगा। करेक्ट। सॉफ्टवेयर की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही थी, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर सॉफ्टवेयर के बारे में बात, किस सॉफ्टवेयर से मैं काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। वो क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सेपरेट थिंग है, वो हम अगली क्लास में करेंगे।
फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर को जब चलाते हैं तो उसके अंदर आप फोल्डर ओपन करते हैं, फोल्डर, न्यू फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, किसी फोल्डर के अंदर गाने डालते हैं, किसी में म्यूजिक डालते हैं। तो एक रूट डायरेक्टरी होता है, रूट डायरेक्टरी जैसे सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, आप बनाते हैं। फिर उसके बाद आपने जैसे कि पहला फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बना दिया और उसके अंदर एक फाइल डाल दी, या तो फिर आपने सी ड्राइव में ही कोई फाइल डाल दी, और कुछ फाइल्स हैं यानी कि 3 फोल्डर्स हैं और 2 फाइल्स हैं, और पहले फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर है और एक फाइल है, पहले फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स है। ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया गाने, उस गाने के अंदर आपने 3 फोल्डर बनाए। पहले फोल्डर में बनाया हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग। हिंदी इंग्लिश वाले फोल्डर को ओपन किया तो उसमें सारे पंजाबी गाने हैं, इंग्लिश वाले फोल्डर को ओपन किया तो उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं। हिंदी वाला फोल्डर जब ओपन किया तो उसमें गाने नहीं आ रहे, उसमें फिर से 2 फोल्डर आ रहे हैं, उसमें 2 फोल्डर है पुराने गाने, नए गाने। फिर पुराने गाने को जब ओपन करते हैं तो उसमें पुराने गाने आते हैं, न्यू गाने को ओपन करते हैं तो न्यू गाने में आता है कि रॉक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, इन 2 नाम से अलग अलग फोल्डर आते हैं। रॉक सॉन्ग के अंदर रॉक सॉन्ग की लिस्ट आती है, सैड सॉन्ग के अंदर सैड सॉन्ग की लिस्ट आती है। क्लियर हो गया? तो ये जो फोल्डर का जो सिस्टम है वो सारा काम किस कारण हो पाता है? देखो, हो रहा है ये सारी चीजें किसके अंदर? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। हमारी जो हार्ड डिस्क होगी उसी के अंदर तो फोल्डर बन के सारा डेटा सेव हो रहा है, लेकिन वो काम कर कौन रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो हार्ड डिस्क को कह रही है कि ये काम कर, यानी कि उसके अंदर वो सारी चीज छेड़खानी कर रही है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ आवर इनपुट आउटपुट डिवाइस। हम अपने माउस की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, और कीबोर्ड की सहायता से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्ड डिस्क के अंदर चेंज कर रहा है। ये क्या कर सकता है? ये किसी फाइल को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इसके फाइल का एक्सेस दे सकता है, स्पेस दे सकता है, बैकअप करा सकता है, फाइल को सिक्योर करा सकता है। शेयरिंग मैनेजमेंट, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। यूजर ऑथेंटिकेशन, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसमें आपसे पासवर्ड पूछता है या एनक्रिप्ट कर देता है आपके डेटा को, ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। कुछ डेडलॉक प्रिवेंशंस भी होते हैं जो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में आपको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। कुछ वर्चुअल स्टोरेज को भी ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। वर्चुअल स्टोरेज का मतलब हो गया जो कि दिख नहीं रही, लेकिन वहां पे आप चीजों को स्टोर कर रहे हैं। कुछ चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे क्लाउड बेस्ड सिस्टम हो, इस तरीके से वर्चुअल स्टोरेज काम करता है। आपको जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। अब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का क्या सिस्टम मतलब है? 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI, और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। अब यहां पर कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस इमेज को एक बार आप ध्यान से देखो। ये अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पहले के जमाने में अगर आपने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी सुना है तो आप CMD या कमांड के बारे में आप जानते होंगे, MS DOS के बारे में आप जानते होंगे, आपने ये नाम सुना भी होगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर दिखाई देता था, जो भी काम होता था इसी तरीके से यहीं पर लिख लिख के करना पड़ता था। और आपको ये जानकर क्या हैरानी होगी, जो शुरुआती कंप्यूटर थे उसमें माउस नहीं हुआ करता था, और माउस का आविष्कार जो सबसे पहले है एप्पल कंपनी ने किया था। ठीक है। फिर उसको कॉपी करके बिल गेट्स ने विंडोज के अंदर जो है माउस लगाया था, मतलब उसी की सहायता से जो है उसने माउस बनाया था। क्योंकि बाद में इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों की जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे क्या था तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये जो है कमांड लाइन, जिसके अंदर कमांड के बेसिस पर सारा काम होता है, और काफी नीरस सा और काफी भद्दा सा लगता है, खाली लिखा लिखा हुआ आता है। दूसरा आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं GUI। आज के डेट में आपका मोबाइल कितना सुंदर लगता है देखने में, या कंप्यूटर कितना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है देखने में। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्राफिकल यानी कि ग्राफिक्स, चित्रों की सहायता से पूरा सिस्टम होता है, जहां पर आप किसी चीज पे क्लिक करके अपने आप ही वो काम हो जाता है। जैसे कि आप समझो कि पहले किसी जमाने में कमांड लाइन और ग्राफिकल लाइन में देखो एक बेसिक अंतर, मतलब एक आसान तरीके से समझने का एक तरीका है कि पुराने जमाने में आपके पास, हमारे पास एक डब्बे वाला फोन होता था जिसके अंदर कीपैड होता था। कीपैड पे एक बटन आप दबाते थे तो सामने 1 लिखा आता था। तो हमको लगता था कि बटन दबाएंगे यानी कि कुछ हमने हार्ड लाइन काम किया है तो वहां पे चीजें आई है।
लेकिन जब टच स्क्रीन फ़ोन आया तो लोगों ने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि स्क्रीन पे ही हम दबाएं, क्योंकि कभी वहाँ पर 1 आएगा, कभी वहाँ पे कुछ और आएगा, क्योंकि डिब्बे वाले फ़ोन में कीपैड में तो हमेशा कीपैड ही रहेगा, लेकिन आपके टच स्क्रीन फ़ोन पे हर जगह हमेशा कुछ ना कुछ और आते रहता है, और वहाँ पर आप टच करते हैं वो वही काम करता है जो वहाँ पर लिखा हो। तो यानी कि एक ही जगह पे हज़ारों लाखों काम एक ही फ़ोन पर किया जा सकता है, लेकिन कीपैड पर वही कीपैड हमेशा रहता है। करेक्ट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कमांड लाइन और ग्राफिकल। ग्राफिकल में चित्र की सहायता से आप चित्र पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और आपका काम चल जाता है, लेकिन हमारी क्या आदत है कि हम जब तक कोई बटन नहीं दबाएंगे तब तक हमको पंखा चालू करने का सुख अनुभव नहीं होगा। तो पंखा चालू करने के लिए बटन दबाना हमको एक सुख प्रदान करता है, तो वही चीज है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यही चीज काम करता है कि चीजें हमारे लिए बहुत ही अच्छी और सुंदर बना देता है। चलिए अब आते हैं टाइप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो हमने कर ही लिया है, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि GUI बेस्ड जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कमांड लाइन है या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें ग्राफिकली डिजाइंड और स्लीक हैं, और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ये चीज़ें और भी सुंदर और भी बढ़िया ये बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सामने आप चित्र देख पा रहे हैं। फिर आता है मैक ओएस, ये आपका एप्पल का है, जो कि जैसे कि हमारे पास जैसे कि एप्पल का लैपटॉप है, लेकिन एप्पल के डेस्कटॉप्स भी आते हैं, लेकिन इंटरफेस दोनों का बिल्कुल सेम है, यानी कि एक ही तरह का सॉफ्टवेयर दोनों में रन करता है, जिसको कि मैक ओएस कहते हैं। मैक का मतलब मैकिनटोश पूरा नाम है, क्योंकि एप्पल कंपनी में जब स्टीव जॉब्स ने बनाया था तो उनकी कंपनी का नाम मैकिनटोश था। ये भी GUI बेस्ड है, क्योंकि GUI बेस्ड ही सामान्य जीवन यानी कि ये लोग जब जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं ना वो कमांड लाइन पे काम करते हैं, क्योंकि वो कमांड डिजाइन करते हैं, वो चित्र नहीं बनाते, चित्र के पीछे कमांड लगाई जाती है, तो ये लोग कमांड पे काम करते हैं। लेकिन हम जो यूजर होते हैं, यूजर ग्राफिकल लाइन पे काम करते हैं, क्योंकि उनको ग्राफिक्स से संबंध होता है, उनको इतना कोडिंग वोडिंग करने की इच्छा नहीं होती, ना ही वो उसमें पारंगत होते हैं। अब जैसे कि इसमें हो गया, अब जो वेरियस वर्जन है, जैसे कि विंडोज़ का मैंने आपको 8.1 बता ही दिया था। अब मैक का अगर हम कुछ वर्जन्स की बात करें तो 24 सितंबर 2008 की पुरानी है, वैसे इसके बाद भी बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, जैसे 10.14 जिसे मोजावे है, उससे पहले एल कैप्टन, गाला, ऐसे अलग अलग नाम देते रहते हैं। मतलब मैक की अपनी खासियत है कि हर बार वो नाम बदलते रहते हैं। सायरा हो गया, साइबरनेट हो गया, जिन फैंडल, अलग अलग नाम से ये ऐसा नेक्स्ट वर्जन निकालते रहते हैं। लिनक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पुराना सिस्टम है, मैं पुराना कह रहा हूँ, एक फ्री सिस्टम है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, यानी कि स्पेशली डिजाइंड होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूं तो मेरा काम उसमें बड़े आसानी से हो जाए। जैसे कि आपने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के देखा होगा कि वो प्रोफेशनल वर्जन होता था, होम वर्जन होता था, अलग अलग तरीके से होता था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक यूजर यानी कि एक अकेले यूजर के लिए बनाया जाता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बैंक के लिए बनाए जाते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरकास्टिंग, रॉकेट साइंस, इन सब के लिए, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। सेम एक ही नहीं कि विंडो का यही चीज हर जगह यूज हो रहा है, क्योंकि जहां पर जिस तरह का काम है और जहां पर जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग है वहां पर उसी हिसाब से प्रोसेसर चाहिए, यानी कि उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। वही जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक बाइक का इंजन है, तो बाइक के इंजन से आप ट्रेन तो खींच नहीं पाएंगे। ट्रेन को चलाने के लिए ट्रेन के जितना शक्तिशाली हमको सिस्टम चाहिए, और उसके लिए उसी हिसाब से हमको प्रोसेसर चाहिए, तो उसी हिसाब से हमको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, यानी कि मल्टी का मतलब खूब सारे प्रोग्राम एक साथ चला सकते हैं। तो नॉर्मली जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल होते हैं वो मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। पहले किसी जमाने में आप एक टाइम पे एक ही चीज चला सकते थे, लेकिन अब आप एक चीज एक साथ कई सारी चीजें चला सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं आपके साथ बात करूं तो अभी मैंने आपके सामने एक स्क्रीन खोली हुई है जिसमें 2 PDF ओपन है। उसके अलावा यहाँ पर एक इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट के अंदर भी कई सारे टैब्स खुले हुए। उसके बाद एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैं इसको जो है स्ट्रीम कर रहा हूँ। एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो है एक दूसरी PDF ओपन है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जहाँ पे मैंने ये चीज़ बनाई है।
तो कई सारे एप्लीकेशंस एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस कहते हैं। और सामान्य तौर पर जितने भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन सभी जो चीज़ें होती हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होती है। फिर आती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई सारे काम कर पाए। जैसे इस समय मेरा कंप्यूटर बहुत सारे काम कर रहा है। मेरा कंप्यूटर इस समय एक सॉफ्टवेयर है जो इस स्ट्रीम को भेज रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ मैंने क्या नाम है गूगल क्रोम से मैंने सारा सेटिंग किया हुआ है। दूसरी तरफ एक आपके एप्लीकेशन पर जो वीडियो जा रही है उसके लिए भी मैंने सेटिंग कर रखी है। इस समय चौथे काम के रूप में इस पीडीएफ को मैंने ओपन कर रखा है। पांचवें काम के रूप में मैं इस राइटिंग पैड की सहायता से यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एक साथ बहुत सारे अलग अलग काम अलग अलग जगह से हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। और आजकल के जितने भी मोबाइल या कंप्यूटर होते हैं वो सभी मल्टीटास्किंग आते हैं, यानी कि एक साथ आप कई सारे काम कर पाते हैं। फिर एक सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारे प्रोसेसर्स को चला सकता हो। ठीक है, कई सारे प्रोसेसर्स का मतलब है कई सारे सीपीयू को एक साथ चला सकता हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CPU 1, CPU 2, CPU 3, एक ही प्रोसेसर के साथ ये सारे कनेक्टेड, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये सारे CPU कनेक्टेड होते हैं और सब चलता है। इट सपोर्ट रनिंग अ प्रोग्राम इन मोर देन वन सीपीयू, यानी कि एक सीपीयू से ज्यादा सीपीयू में प्रोग्राम चलाने में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करते हैं। यूनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। यूनिक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, विंडोज इसमें नहीं आता। अब आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। इन दिस प्रोसेसर इज शेयर्ड अमंग मैनी यूजर्स। टाइम शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि एक सीपीयू को हम क्या करते हैं, कई सारे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। यानी कि हम क्या करें, मेरे पास एक सीपीयू है और एक सीपीयू के साथ एक कंप्यूटर चल रहा है। लेकिन ऐसा भी सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, एक कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है और पूरा मैनेजमेंट अगर उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो एक ही सीपीयू से 5 या उससे ज्यादा भी कंप्यूटर चलाए जा सकते हैं। मतलब सबके पास अपना मॉनिटर है, सबके पास अपना कीबोर्ड है, सबके पास अपना माउस है, लेकिन ये सारे के सारे जो कंप्यूटर जो लगा रखे हैं सभी एक ही सीपीयू से कनेक्टेड है। तो इस तरह की चीज भी हो सकती है, ये टाइम शेयरिंग होता है। फिर आता है मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब हो गया हम जब हम कोई टॉक करते हैं तो उसके बीच में थ्रेड्स निकलते हैं, उसकी बातचीत निकलती है, जो कमेंट की लाइन होती है तो उसी तरीके से वर्क की एक लाइन होती है। तो कॉन्करेंट एक ही टाइम पे कई सारे लोग काम करते हैं तो वो थ्रेडिंग होती है, और मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सपोर्ट करता है जो उस हिसाब का हो। फिर बैच प्रोसेसिंग होती है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब जब कुछ कामों को अलग अलग तरीके से हम प्रोसेसिंग में डाल देते हैं। जैसे कि मैं अभी इस समय वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मेरे पास मान लीजिए पहले से मेरे पास 10 वीडियोस पड़ी हैं। उस वीडियोस को मेरे को कन्वर्ट करना है किसी दूसरे फाइल में, या फिर मेरे को उसको थोड़ा श्रिंक करना है ताकि मैं उसको अपडेट कर पाऊँ। तो मैंने बैकग्राउंड में एक दूसरी ऐप चला रखी है और उसके लिए मैं उसको उन 10 वीडियोस को मैंने कन्वर्ट करने के लिए डाला हुआ है। तो वहां पर वो अपनी बैच प्रोसेसिंग यानी कि क्लब प्रोसेसिंग में काम कर रहा है, और दूसरी तरफ मेरा दूसरा काम भी हो रहा है। इस तरह की चीज़ों को हम बैच प्रोसेसिंग के अंदर लेकर के चलते हैं। जैसे कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, यहाँ 5 है, तो बैच 1 के अंदर जॉब 1 और 4 ले लिया, बैच 2 के अंदर 3, 4, 5 ले लिया। ये तब होता है जब हमको हाई एंड वर्क चाहिए होता है और प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। छोटे मोटे काम होते हैं तो उसके लिए इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे काम एक साथ आप कर सकते हैं। लेकिन जिसमें हाई टाइम प्रोसेसिंग चाहिए होती है उसके अंदर हमको जॉब्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब जैसे कि हम पेरोल बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे में इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बैच कंट्रोल या बैच प्रोसेसिंग की हमको जरूरत पड़ती है। फिर कुछ ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जहां पर इन दिस ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली एंड आउटपुट इज प्रोवाइडेड। यानी कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पर हम किसी काम को करते हैं और तुरंत उसके ऊपर हमको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि बैंक की ट्रांजैक्शन है, आप एक तरफ ट्रांजैक्शन करते हो, एटीएम से पैसा निकालते हो और आपके मोबाइल पर शो हो जाता है कि आपका इतना पैसा कट गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एक हो गया रियल टाइम ओएस, यानी कि उसी टाइम वो चीज चल रही है, यानी कि एक ऑनलाइन प्रोसेस में ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। और ये बहुत ही हाई एंड सिस्टम होता है जहां पर आप जिस काम को कर रहे हैं तुरंत वो चीज होती रह रही है। दैट इज रियल टाइम ओएस। अब यूजर के हिसाब से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिंगल यूजर्स होते हैं। सिंगल यूजर का मतलब जिसके ऊपर खाली एक ही इंसान काम कर पाए। कुछ होते हैं मल्टी यूजर, जहां पर एक साथ कई सारे यूजर काम कर पाए, जैसे कि यूनिक्स के बारे में हमने कहा, जो हमने मल्टी
जो मल्टीटास्किंग वाला, जो हमने मल्टीटास्किंग नहीं मल्टी प्रोसेसिंग वाला देखा था, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे टर्मिनल्स ABCDE टर्मिनल हमने इसके साथ लगा दिया, ये सेंट्रल सर्वर है, और इसके साथ ABCDEF सिस्टम लगा दिया, इसके साथ अलग अलग कंप्यूटर जोड़ दिए और अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर काम हो रहा है और सारी चीजें चल रही हैं। अब आता है ऑपरेटिंग, अभी खत्म होने वाला है बस आज का सेशन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक डिवाइस का ड्राइवर, जिसके थ्रू ड्राइवर चलाने वाला होता है वही, एक कर्नल और एक शेल। ये 3 चीजें होती हैं जिसके कारण कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है एक कंपोनेंट इज क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जैसा ही होता है, लेकिन एक तरीके से ये एक सॉफ्टवेयर टाइप की चीज होती है। कहीं पर हार्डवेयर में भी होता है, कहीं पर ये सॉफ्टवेयर के रूप में भी होता है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर स्पीकर तो है, लेकिन अगर इस कंप्यूटर के अंदर साउंड का ड्राइवर नहीं डाला हुआ तो साउंड नहीं आएगा। तो ये चीज ड्राइवर्स होती है, और वो ड्राइवर होता है तो वो काम करता है। इट इज इंस्टॉल्ड और अनइंस्टॉल्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। इस डिवाइस को हम डाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोलिंग का काम करता है। कर्नल क्या है? इट इज द कोर ऑफ और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुखिया है वो कर्नल है। इट परफॉर्म ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा काम करता है वो कर्नल प्रोग्राम होता है। एक होता है शेल। वी आइडेंटिफाई दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज हाउ द शेल लुक्स। इट प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, यानी कि हमको जो चीज दिखाई देती है वो थ्रू दी हेल्प ऑफ शेल। शेल का मतलब क्या होता है? आउटर कवर। तो जो हमको दिखाई दे रहा है इट इज विद द हेल्प ऑफ शेल। 3 कंपोनेंट कर लिए। पहला ड्राइवर, ड्राइवर यानी कि जो उस प्रोग्राम को रन करता है। कर्नल जो उस प्रोग्राम को रन करवाता है। शेल जो हमको दिखता है। फिर फाइल का सिस्टम हम जानते ही हैं, और ये इसी के साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये जो अभी जिस चीज़ को मैंने रेफ़र किया है, ये PDF आपको अभी नोट्स में भी मिल जाएगी, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। चीज़ें जितनी आसान हमको दिखाई देती हैं कंप्यूटर में, है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, इतना डिटेल में शायद प्रश्न ना आए, लेकिन हमको नहीं पता कि प्रश्न कैसे आ सकता है, तो हमको किसी भी तरीके से इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जिस हिसाब से टॉपिक्स हैं उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और शेड्यूल के अनुसार काम करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, मेक नोट्स, एंड किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना। स्टे अप टू डेट एंड ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपने चीज़ों को अच्छे समझा होगा। इसकी रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।